नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं ITITES। ITITES सेक्टर जो है वो क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं हम लोग। ITITES का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। देखो दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी है हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है यह सब लोग हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी से कितनी आगे ग्रो कर चुकी है और कितना फास्टेस्ट ग्रोइंग ये है। उसी के तौर पे इंडिया से लेकर बहुत ऐसे जो देश हैं जो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर हम इसकी डेफिनेशन कहें तो किसी भी चीज़ के क्रिएशन, मैनेजमेंट, शेयरिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट में आता है। सिंपल सी थॉट है कि टेक्नोलॉजी जितनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, जितना ही टेक्नोलॉजी को हम बढ़ावा देंगे, उतना ही लाइफ हमारी आसान होगी। उस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, हमारा देश ग्रो कर सकता है। तो हमें ये समझना ये है कि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस क्या होती है। इनेबल्ड सर्विस अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसी IT से रिलेटेड कंपनियां हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनाने वाली, डेटा एंट्री करने के लिए, मतलब नॉर्मल बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे अगर हम देखा जाए तो इनेबल्ड सर्विस में आपने कह सकते हैं कि जैसे फाइनेंस में, मेडिकल के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में ये इनेबल्ड सर्विस काम करती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस जो होती है वो अगर आप नाम से ही देखेंगे तो इनेबल्ड का मतलब होता है जो हमारे बिज़नेस को इनेबल कर दे, विस्तार कर दे। तो आप जैसे हम बहुत सारे सेक्टरों में बता रहे थे कि ITIT सेक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे कि आप देखेंगे BPOs जैसे कॉल सेंटर होती हैं, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है। फिर उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में, फाइनेंस में, उसके बाद आपको अकाउंट में, बहुत सारे बैंकों में, बैंकिंग सेक्टर में। तो ITITS ये सारी जो सर्विसेज है ये ITITS सेक्टर्स के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें सरकार बहुत ही मतलब देखा जाए तो सरकार बहुत ही तेज़ी से इस पे पैसे लगाती है और इसको ग्रो करने के बारे में सोच रही है। तो आप जैसा कि समझ पाए होंगे अभी तक के मेरे सारे कन्वर्सेशन से, मैं एक बार फिर से उसको क्लियर कर दूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो जो भी फाइल की किसी भी टेक्नोलॉजी का शेयरिंग, क्रिएशन या उसकी मैनेजमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। इनेबल्ड सर्विस में जैसे उससे मिलता जुला, मिलकर बना हुआ सर्विस, जैसे फिनेंस, उसके बाद बैंकिंग, अकाउंट्स, BPOs, बहुत सारे सेक्टर हैं जो ITITS के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ITITS के कुछ प्रमुख सर्विसेज के बारे में। जैसे आप देखेंगे BPOs, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस मतलब व्यापार, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, और आउटसोर्स मतलब जो बाहरी स्रोत से हमें माने, जो बाहरी कंपनियां हैं जिसके माध्यम से हम काम कर पाते हैं। जो हमारा सोर्सिंग जो हो बाहरी हो उसको हम आउटसोर्स कहते हैं। सिंपल सी थॉट है कि व्यापार, अगर ये तीनों अगर आप फुल फॉर्म से ही एक परिभाषा क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, व्यापार की ऐसी प्रक्रिया जो बाहरी स्रोत से प्राप्त होती है, उसे हम BPOs कहते हैं। ठीक है, अब ये BPO क्या काम करती है, तो BPO अगर देखा जाए तो अधिकतर अगर कहा जाए कि बिजनेस का एक ऐसा प्रोसेस है जो बाहरी स्रोत से मिलता है। तो इसमें आपको सर्विस प्रोवाइडर भी होती है, टेलीकम्युनिकेशंस भी होता है, उसके बाद बहुत सारे सेक्टर में काम करती है ये। तो टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, कस्टमर सर्विस हो गई, उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट सर्विस हो गई। तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टरों में BPOs काम करता है। तो हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कस्टमर सर्विसेज के तौर पे तो आप कॉल सेंटर का उदाहरण ले सकते हैं कि जब भी आपको जैसे कॉल सेंटर कहने का मतलब लोगों को लगता है कि फिर हमारा सिम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तभी हम कॉल सेंटर के बारे में देख सकते हैं, या
कभी ऐसा होता है कि कॉल सेंटर का मतलब है कि कोई भी मतलब सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड या सिम से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कॉल सेंटर नहीं होते। दुनिया में हर प्रोडक्ट के लिए आज टेक्नोलॉजी, इसीलिए हम शुरू में हमने अपने वीडियोस में बताया था कि इस पे सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। और इससे क्या हो रहा है ना कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है हमारा, आप अपने घर के आसपास में अगर मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होंगे आपके आसपास में, सबका कॉल सेंटर बनाया हुआ होगा, जहाँ पे आपको उसकी टोल फ्री नंबर लिखी होगी, जहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट का कस्टमर सर्विस कहाँ है, कैसे इसके बारे में जान सकते हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो सिंपल सी हम कॉल सेंटर की बात करते हैं। कोई भी परेशानी होने के बाद आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, कस्टमर केयर आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, मतलब एग्जीक्यूटिव, और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देता है। ठीक है, तो ये कस्टमर सर्विस हो गया कि आपको कस्टमर को सेवा प्रदान करना है। उसी तरीके से टेक्निकल सपोर्ट सर्विस, अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ख़राब हो जाता है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके घर में डिश टीवी होता है और कभी नो सिग्नल्स की मैसेज आती है, एरर मैसेज देता है, तो आप क्या करते हैं कि आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और उसके बाद आपसे वो बोलता है कि एक काम करो, आप एक बार अपना सेटअप बॉक्स को ऑन करो, ऑफ़ करो, इस तरीके से ये की दबाएं, इसके बाद ये चैनल नंबर दबाएं। तो इस तरीके से आपकी वो प्रॉब्लम को ऑन कॉल रेजोल्यूशन देता है, यानी आपके कॉल पे ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता है। तो इसी को हम टेक्निकल सपोर्ट सर्विस और कस्टमर सर्विस कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि बैंकिंग के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में भी सेम उसी तरीके से आप देखते होंगे कि जैसे सपोज दैट आपके बैलेंस अकाउंट से कट जाए, या आपका एटीएम खो जाता है, ठीक है, और उसके बाद या कोई अभी आपकी सीक्रेट कोई भी आपके साथ जैसे क्राइम हो जाती है या कोई फॉल्ट हो जाता है आपके साथ, तो आप क्या करते हैं कि कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, वो भी पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस, कि आपने उनको बोला कि हमारा जो है एटीएम ब्लॉक कर दो, अभी वो मतलब चोरी हो गया है, या मेरे अकाउंट से इतने पैसे कट गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बीपीओ के मतलब कस्टमर सर्विस के अंतर्गत आती है। अब जैसा मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला था, बीपीओ ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले बीपीओ, तो बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग अब इसी तरीके से क्या करती है कि सारे जितने भी मैंने बताया कि आपको सिम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, आपकी बैंक खाते से प्रॉब्लम हो गई, तो आपको क्या लगता है कि सारे जितने भी कंपनियां होती हैं वो खुद इसकी कॉल सेंटर बनाते हैं या कस्टमर सर्विस देते हैं? तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना कि एक्सपर्ट, जैसे आप देखेंगे सपोज दैट मैं कस्टमर सर्विस देने में एबल हूँ, मुझे कस्टमर सर्विस बढ़िया से देने आती है, तो मैं क्या कर देता हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कंपनी हायर करेगी कि हाँ आप कस्टमर को बेहतर जानकारी दे सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें मिलती हैं, ये चीज़ नहीं मिलती हैं, तो आप उसको सही से बता सकते हैं। सिंपल सी एक थॉट है कि ITITS सेक्टर के अंतर्गत बीपीओ आती है। बीपीओ की बात करते हैं तो बीपीओ का डेफिनेशन फुल फॉर्म जैसा कि हमने पहले बताया कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मैंने बोला कि व्यापार की ऐसी प्रक्रिया जो बाहरी स्रोत से हो। ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन इसकी हो गई, थोड़ी सी शॉर्ट में आप देखेंगे परिभाषा हो गई। लेकिन अगर इसकी पूरी परिभाषा अगर देखा जाए तो ये है कि बीपीओ एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है। मैं थर्ड पार्टी बोल रहा हूँ, मैं इसको समझाऊंगा कि थर्ड पार्टी कैसे। बीपीओ एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो किसी दूसरी कंपनी का, मतलब दूसरे किसी कंपनी के महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उसके दी गई, मतलब उस कंपनी की दी गई दिशा निर्देश द्वारा संचालित करे, उसे हम बीपीओ कहते हैं। और दोस्तों मैंने दो चीज़ें यहाँ बोली, एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर और एक दूसरी कंपनी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर मतलब सेवा प्रदान करने वाला। तो अब हम फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी कहाँ गई जब थर्ड पार्टी बीपीओ है? तो बीपीओ को अधिकतर अगर आपको समझना है कि बीपीओ क्या है, तो बीपीओ को आप कॉल सेंटर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो आप देखेंगे, थर्ड पार्टी कहने का मतलब फर्स्ट पार्टी हमेशा वो ग्राहक होते हैं जिस कंपनी के से वो जुड़े होते हैं। मतलब हम ग्राहक को यानी कस्टमर को सबसे नंबर 1 पे रखते हैं, यानी हम कस्टमर को नंबर 1 पे रखेंगे तो उसको हम फर्स्ट पार्टी कहेंगे। सेकेंड पार्टी वो होती है जिस कंपनी का वो कस्टमर है,
और थर्ड पार्टी बीपीओ कहते हैं क्योंकि वो क्या करती है कि उस जो कंपनी का कार्य ली हुई है उस कंपनी के कस्टमर को सेवा प्रदान करती है। फिर से समझ लेते हैं कि फर्स्ट पार्टी हमेशा ग्राहक होगा जिस भी कंपनी का वो कस्टमर है। सेकेंड पार्टी जिस कंपनी का वो कस्टमर है वो सेकेंड पार्टी। लाइक अगर हम आपको एक डेफिनेशन एक एग्जांपल देकर समझाते हैं कि सपोज दैट एयरटेल एक कंपनी है और हम उसके कस्टमर हैं, तो हमें नंबर 1 पे रख दिया क्योंकि हम एयरटेल के कस्टमर हैं। सेकेंड पार्टी एयरटेल होगी क्योंकि मैं उसका कस्टमर हूँ। और थर्ड पार्टी जैसे अगर आप कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो बीपीओज़ में कॉल जाती है और वो बीपीओ थर्ड पार्टी कहलाती है क्योंकि कस्टमर मैं हूँ, मेरी कंपनी एयरटेल है, लेकिन सेवा प्रदान करने वाली कोई तीसरी पार्टी है जिसको हम बीपीओ कहते हैं। यानी आपको आप समझ में आ गई होगी कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर क्यों कहा जाता है बीपीओ को। अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर बीपीओ कहते हैं। अब ये महत्वपूर्ण काम आप समझ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर सर्विस ही सबसे महत्वपूर्ण काम होती है। अगर कस्टमर सर्विस बेहतरीन आपकी नहीं होगी तो आपकी कंपनी सही से ग्रो नहीं कर पाएगी, आपकी लॉन्ग टाइम तक आप मार्केट में नहीं टिके रहिएगा। सिंपल सी थॉट आपको मैं बता दूं एक एग्जांपल के तौर पे, यार आपको कस्टमर सर्विस और कस्टमर नीड को अगर आप नहीं समझेंगे तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कि कस्टमर सर्विस हमने बोला, कस्टमर नीड हमने बोला। अब कस्टमर सर्विस आप समझ रहे होंगे किस तरह की सर्विस। अगर मैंने पहले भी बताया है आपको कि कॉल सेंटर में आप कॉल करते हैं, आपको तकनीकी रूप से कोई भी खराबी होती है तो आपको टेक्निकल सपोर्ट सर्विस दी जाती है। अगर आपके सिम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी सर्विस से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेने के लिए आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। कस्टमर एग्जीक्यूटिव आप कॉल रिसीव करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। अब यहाँ देखने वाली चीज़ है कि मैंने कस्टमर नीड भी बोला। आपको एकदम बेहतरीन यूनिक एक तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, एकदम बहुत ध्यान से समझिएगा। एक कस्टमर नीड को अगर कोई कंपनी नहीं समझ पाती है तो कंपनी कैसे ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बहुत ही यूनिक एग्ज़ाम्पल है। आप सबको याद होगा कि हम सब लोग स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल जब हम करना, जैसे हमने पहले सिम्बियन का इस्तेमाल किया जो नॉर्मल फ़ोन थी जिससे हम कॉलिंग करते थे सिर्फ और बातचीत होती थी और कुछ नहीं। फिर उसके बाद जनरेशन्स आया मल्टीमीडिया का। तो कस्टमर को धीरे धीरे आप समझिएगा, सिर्फ मैं जो बात बोल रहा हूँ उसमें कस्टमर नीड को समझना है आपको। फिर उसके बाद आई कि मल्टीमीडिया फ़ोन में हमने देखा कि ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, उसमें टेक्स्ट मैसेजेस हम कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। फिर ज़माना आया कि एंड्रॉयड का। आप देखेंगे मैं इसलिए इस बात को तुरंत आ गया एंड्रॉयड पे कि जब मोबाइल की शुरुआत हुई थी बहुत सारे लोगों को, आप अगर याद कर रहे होंगे इस जनरेशन्स को हमने देखा है, आप लोगों ने भी बिल्कुल देखा होगा कि जब नई नई मार्केट में फ़ोन आई थी तो सब लोगों को था कि एयरटेल का सिम और नोकिया का फ़ोन, ये सभी के ज़ुबान पे था कि एयरटेल का सिम होना चाहिए और नोकिया का। कोई भी अनएजुकेटेड भी बंदे से आप पूछते कि किस कंपनी का फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो आपको बोलता था नोकिया का फ़ोन होना चाहिए, एयरटेल का सिम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस पे वो खड़े उतर रहे थे। क्योंकि कस्टमर को जो चाहिए था, जैसे अगर कंपनी की बात करते हैं, एयरटेल कंपनी की बात करते हैं तो उसकी नेटवर्क बहुत बढ़िया थी। नोकिया की बात करते हैं तो उसकी सर्विस बहुत बढ़िया थी, फीचर्स अच्छे थे उसके, तो लोग इसको ज़्यादा रेफ़र करते थे, प्रीफर करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट जमता गया। जमने के बाद आई कि अब हम कंपटीशन की दौर में, हम जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो आया कि अब एंड्रॉयड का ज़माना आया। गूगल द्वारा आपको पता है कि एंड्रॉयड बनाई गई। तो जब एंड्रॉयड का ज़माना आया तो आपने देखा होगा कि ऐसे ब्रांड नोकिया के अलावा भी बहुत सारे थे पहले, लेकिन नोकिया सबसे फर्स्ट चॉइस होती थी लोगों की। लेकिन जब एंड्रॉयड फ़ोन आई तो सबसे पहले उसको सैमसंग ने बनाया। सैमसंग का एक फ़ोन आया, जैसे आप बहुत बार सुने भी होंगे कि मोटरोला ने बनाया, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ कस्टमर नीड और कस्टमर को जो समझने वाली कंपनियों के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियों ने बनाया एंड्रॉयड फ़ोन, लेकिन जो चला ट्रेड वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि
सैमसंग ने उसके बाद सैमसंग की गैलेक्सी वाई एक फ़ोन आई जो बहुत ही दिलचस्प भी लगी लोगों को और बहुत ही आसान लगा कि एंड्रॉयड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, चलाने में मज़ा आ रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप देखे होंगे कि नोकिया का धीरे धीरे मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। क्या था, क्यों गिरना मार्केट स्टार्ट हुआ कि कस्टमर को अब जो नीड थी, जो आवश्यकता थी, वो एंड्रॉयड पे थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये जानने लगे थे कि एंड्रॉयड बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यूज़र फ्रेंडली है, आसानी से समझ में आ रही है। और तब तक नोकिया सिम्बियन का ही फ़ोन बना रहा था, जावा सिम्बियन पे ही काम कर रहा था। उसको ये पता हो गया था कि मैं तो मार्केट में छा गया हूँ, एक अभिमान सा हो गया था, एक भरम सा हो गया था कि मैं तो बस मार्केट में जम चुका हूँ, मेरे को कौन हिलाएगा। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, कस्टमर, मैं पहले कहता हूँ कस्टमर इज़ अ किंग। कस्टमर कुछ भी कर सकता है। कस्टमर की नीड को अगर कंपनी नहीं समझती है तो कंपनी कभी भी नीचे गिर सकती है। नोकिया ने गलती की और क्या किया कि सैमसंग ने बाजी मार दी और एंड्रॉयड जैसी ही आई एकदम लोगों ने दिल खोल के प्यार किया सैमसंग को और बहुत बढ़ाया उसको आगे। लेकिन आप सबको याद होगा कि जब एंड्रॉयड फ़ोन आई तो लोगों की शिकायत होने लगी कि एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी बैकअप बहुत ही बेकार सी होती है। आप सब लोग को याद होगा कि लोगों ने कहा कि बैटरी बैकअप बेकार सी होती है। तो अब जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कंपनी को तो पता चलेगी। तो उस समय क्या हुआ कि एक फ़ोन आई जिसका नाम है MI, Xiaomi के नाम से एक फ़ोन आई, जिसने कहा, उसने मार्केट में नहीं कहा कि मैं एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आ रहा हूँ या कुछ भी है, अगर उसने कहा कि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है हमारी एंड्रॉयड के साथ, ठीक है। तो लोगों ने बहुत पसंद किया कि नहीं ये जो फ़ोन है अब इसमें लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, लंबे टाइम तक टिकेगी। तो फिर सैमसंग उस चीज़ को नहीं बना पाया, जल्दी नहीं समझ पाया कस्टमर के नीड को, तो फिर वो MI की तरफ मूव करने लगे कस्टमर। फिर उसके बाद ज़माना आया कि लोग अब तो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी हो गई, अब तो एक बार चार्ज करो, बार बार अब उसमें फ़िल्म देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। तो अब गाना का ट्रेडिशन टाइप का, मतलब म्यूज़िक का दौर स्टार्ट हुआ। तो आपको याद होगा कि कंपनी आई जिसका नाम है वीवो। आप उसके कैप्शंस में देखेंगे, उसका जो स्लोगन कह सकते हैं उसको, कि वो कभी नहीं बोली कि मैं लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लेके आ रहा हूँ, मैं एंड्रॉयड फ़ोन लेके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वीवो कैमरा एंड म्यूज़िक। आपने देखा होगा उसके कैप्शन में लिखा होता है, उसकी ब्रांडिंग के नीचे लिखा होता है वीवो कैमरा एंड म्यूज़िक। तो ये वीवो समझ चुकी थी कि लोगों का एक्सपेक्टेशन अब म्यूज़िक और कैमरा की तरफ भाग गया है। तो उन्होंने वही टैगलाइन इस्तेमाल किया और मार्केट में अपने आप को साबित किया। लोगों ने वीवो को बहुत पसंद करना स्टार्ट किया और लोगों ने उसकी बहुत ही प्रोडक्ट को परचेज़ की। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब कैमरा एंड म्यूज़िक की बात होने लगी तो लोगों को अब जुनून धीरे धीरे फिर सवार हुआ कि नहीं, म्यूज़िक तो ठीक ठाक लेकिन कैमरा उतना बढ़िया नहीं मिल रहा है। तो आपको फिर से याद दिला दूं, एक मार्केट में फिर एक फ़ोन आई जिसका नाम है ओप्पो। ओप्पो कभी भी नहीं कही कि हम लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लेके आए हैं, कभी नहीं कहा कि एंड्रॉयड में लेके आ रहा हूँ, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं म्यूज़िक बढ़िया दे रहा हूँ। उन्होंने आपसे अपने कैप्शन में लिखा ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट, क्योंकि आपको पता होगा उस समय तक ज़माना सेल्फी पर पागल सा हो गया था, मतलब सेल्फी लोगों को लेने का जुनून हो गया था लोगों को। तो उन्होंने कैप्शन में डाल दिया कि ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट। तो अब सेल्फी का ज़माना हुआ, ओप्पो को बहुत लोगों ने प्यार। ये सब आपको समझना है कस्टमर नीड पे, कि किसी भी कंपनी, जिस कंपनी ने कस्टमर के नीड को नहीं समझा वो बिल्कुल नीचे जाएगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सेल्फ़ी होने लगी। चलो सेल्फ़ी तो ठीक है, लेकिन अब सब लोग देखने लगे कि अब प्राइस भी मैटर करता है, कि भाई इतने चीज़ों में तो मुझे सब कुछ चाहिए। 8,000 10,000 में दूसरी कंपनी आई, फिर से Xiaomi ने अपने आप को पलटवार किया और कहा कि मैं ये सारी फीचर्स आपको 8,000 में, 7,000 में, 6,000 में, 5,000 में, तो 4,000 2,000 तक फ़ोन, स्मार्टफोन उन्होंने लॉन्च करने लगे कि मैं सारे फीचर्स देने लगूंगा। तो होड़ हो गई प्राइस की। अब प्राइस को देख कर लोग खरीदने लगे कि इतने प्राइस में तो ये मिल जाता है, इसके प्राइस में मिल जाता है। ऐसे ही करते करते ज़माना यहाँ तक आ गया है कि अब लोग सारे अब ये चेक करते हैं कि आपके फ़ोन में कितना मेगापिक्सल कैमरा है, क्या उसमें ब्लर होता है, क्या उससे रिकॉर्डेड बढ़िया होती है। ये सारी अब जो जनरेशन है वो कैमरा पे दौड़ रही है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को नीड है कैमरा।
और कैमरा में लिख देता है 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, जो भी मन किया वो लिखते जा रहे हैं। लोग कस्टमर को सिर्फ उसकी जो कस्टमर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वो उसको नीड हो रही है मार्केट में, उसी तरीके के फ़ोन लाया जा रहा है। तो मैं इससे आपको ये समझाना चाहता था इस एग्जाम्पल को देने हुए कि कोई भी कस्टमर की अगर नीड को नहीं समझ पाती है, कोई भी कंपनी होगा कस्टमर के नीड को नहीं समझ पाएगी और कस्टमर को बेहतर सर्विस नहीं दे पाएगी, तो वो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। तो मैं इसीलिए कहा था वीडियो को मैं कि आपको सबसे मेन प्रायोरिटी होती है कस्टमर सर्विस और कस्टमर नीड। तो इसीलिए क्या करती है कंपनियां, कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को अपना मेन सर्विस यानी महत्वपूर्ण काम, हमने डेफिनेशन में बताया था ना कि दूसरी कंपनी के महत्वपूर्ण काम को लेकर उसके दी गई दिशा निर्देश द्वारा संचालित करती है। तो वो क्या करता है कि अपना मेन काम यानी कस्टमर सर्विस का काम किसी थर्ड पार्टी से करवाती है, इसलिए क्योंकि वो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट होता है कि कस्टमर को कितनी अच्छी सर्विस देनी है। इसके बदले वो कंपनी कंपनी और उस बीपीओ के बीच में एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में ये चीज़ होता है कि हमारे जो भी, जैसे बिहार का एग्जांपल ले लेते हैं कि बिहार में हमारे अगर 50 कस्टमर हैं, तो कंपनी ने कहा कि आपको हमारे 50 कस्टमर बिहार में है उसको बेहतर सर्विस देनी है। इसके बदले जो हर कॉल का जो पैसा उसके बीच में अरेंजमेंट होता है कि एक कॉल का 5 रुपया, 10 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं और उसके बाद वो कंपनी किसी थर्ड पार्टी को अपना सर्विस प्रोवाइडर बना देती है और वो कस्टमर को सर्विस देते हैं। तो इसीलिए बीपीओ को थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गई है कि क्यों थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। फिर से मैं बता दूं, फर्स्ट पार्टी यानी कस्टमर हमेशा नंबर 1 पे रहेगा, दूसरा जिस कंपनी का वो कस्टमर है वो दूसरे नंबर पे, और थर्ड पार्टी मतलब वो सर्विस दे रही है उस ग्राहक को, तो वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हो जाती है। ये समझ में आ गई। अब हम बीपीओ के कितने प्रकार होते हैं ये समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ बीपीओ। बीपीओ के दोस्तों 2 प्रकार होते हैं जिसको हम कहते हैं, एक डोमेस्टिक बीपीओ और दूसरा इंटरनेशनल बीपीओ। डोमेस्टिक मतलब घरेलू बीपीओ, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय बीपीओ। अब डोमेस्टिक का परिभाषा अगर देखा जाए तो आपको ये कह सकते हैं कि किसी एक देश में रहकर और उसी देश के ग्राहक को सर्विस प्रदान कराना डोमेस्टिक बीपीओ का काम होता है। लाइक अगर मैं इंडिया में हूँ और इंडिया के ही किसी कंपनी के ग्राहक को इंडिया में ही सर्विस दे रहा हूँ तो मैं डोमेस्टिक बीपीओ कहलाऊंगा। अगर मैं इंडिया से किसी ऑस्ट्रेलिया के कस्टमर को सर्विस दे रहा हूँ तो वो इंटरनेशनल बीपीओ कहलाएगा। लेकिन इसमें इंडिया ही हमेशा ऐसा नहीं है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में रह के और ऑस्ट्रेलिया के कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं तो वो वहाँ का डोमेस्टिक बीपीओ होगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया से रह के इंडिया के ग्राहक को सर्विस, मतलब आपको सीधा समझना है कि एक देश में रहकर दूसरे देश के ग्राहक को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंटरनेशनल बीपीओ यानी अंतर्राष्ट्रीय बीपीओ कहलाएगी। अगर एक देश में रहकर किसी एक देश में रहकर उसी देश के ग्राहक को अगर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो वो डोमेस्टिक बीपीओ कहलाएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक देश से दूसरे देश में होना चाहिए। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के बाद ही उसको करेंगे, कोई एक देश से दूसरे देश में होगा तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी, और एक ही देश में रहकर उसी देश के ग्राहक को अगर सेवा देते हैं तो वो डोमेस्टिक कहलाएगी। ये रह गए 2 प्रकार। अब इस प्रकार में अब 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया होती है कस्टमर को सही से सर्विस देने का। अब इसमें पहला जो होता है वो होता है इनबाउंड का। ये दोनों में, अंतर्राष्ट्रीय हो या डोमेस्टिक हो, दोनों में ये प्रोसेस रहती है। पहला होता है इनबाउंड का। इनबाउंड मतलब जहाँ पे कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे आपको पता होगा कि अगर मैं एयरटेल एक सिम का उदाहरण देता हूँ तो आपको कोई भी कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं, 198 और 121 जो उनका टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस उनसे पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे होगा। तो अगर आप कस्टमर होने के बावजूद अगर आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल करते हैं और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपकी कॉल को पिक करके आपको सर्विस देता है तो कॉल कहाँ लैंड होती है, इनबाउंड में। अगर ये हो गई इनबाउंड प्रोसेस की परिभाषा। और आउटबाउंड प्रोसेस में ये होता है कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव
अगर आपको किसी ऑफ़र की जानकारी देने के लिए या सेल करने के लिए किसी प्रोडक्ट को अगर आपको कॉल करे तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, आउटबाउंड प्रोसेस। मतलब वो आउटबाउंड प्रोसेस से आपको कॉल की जाती है जहाँ से कस्टमर को सेल्स या इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जानकारी दी जाती है, उसको हम आउटबाउंड प्रोसेस कहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बताना आपको चाहूँगा कि प्रोसेस तो 2 ही होते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे किताब में लिखेगा कि प्रोसेस 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं तीसरा भी बता देता हूँ आपको, तीसरा जिसका नाम है ब्लेंडेड प्रोसेस, जिसको हम बैक ऑफिस के भी नाम से जानते हैं। जैसे इसमें क्या काम होता है कि अगर जैसे इनबाउंड आप समझ गए कि अगर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल करता है तो कॉल इनबाउंड में लैंड होगी। अगर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव अगर कस्टमर को कॉल करता है किसी प्रोडक्ट को सेल या इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो आउटबाउंड प्रोसेस होगी। और ब्लेंडेड का काम होगा कि इनबाउंड और आउटबाउंड द्वारा दी गई डेटा पे काम करना ब्लेंडेड का काम होता है। जैसे अगर सपोज दैट अगर आप कस्टमर हैं और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को आपने कॉल किया कि सर हमारे एरिया में या हमारे फ़ोन में पिछले 2 दिन से नेटवर्क नहीं आ रही है, सही से नेटवर्क नहीं आ पा रही, जिससे मेरा कॉल ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक है, आपने उसको इन्फॉर्मेशन दिया, वो कॉल कहाँ लैंड होगी, इनबाउंड में, क्योंकि आपने कॉल किया है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को, जैसा कि मैंने आपको इनबाउंड की परिभाषा में बताया। अब क्या है कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको तो वो ऑन कॉल रजिस्ट्रेशन तो नहीं दे सकता है कि हाँ आपकी प्रॉब्लम को आप कॉल पे ही ठीक कर दें, क्योंकि आपको पता है कि वो कॉल पे ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, वो टेक्निकल फॉल्ट है आपको। तो वो क्या करेगा कि आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर, आपकी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन लेकर आपका एक कंप्लेन रेज करेगा। अब कंप्लेन रेज करने के बाद वो क्या करेगा कि वो ब्लेंडेड को सेंड कर देगा कि इस कस्टमर को ये प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके की, इसको जल्दी ठीक किया जाए। तो अब क्या करेगा ब्लेंडेड वाला कि वो उस डिपार्टमेंट को फ़ोन करेगा या मेल करेगा जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो समस्या है। सॉरी। तो जैसे सपोज दैट कि अगर उसने कहा है कि नेटवर्क का इशू है, तो नेटवर्क के इशू के लिए क्या किया कि उसने कंप्लेन दर्ज की, मतलब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने इनबाउंड में, और उसके बाद क्या किया कि वो ब्लेंडेड को दे दिया कि आप इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाइए। अब ब्लेंडेड वाला क्या करेगा, बैक ऑफिस वाला, वो मेल को उस डिपार्टमेंट को भेजेगा जिससे रिलेटेड वो समस्या है। तो आपको पता है कि नेटवर्क रिलेटेड समस्या नेटवर्क टीम देखेगी, तो वो क्या करेगा, वो मेल नेटवर्क टीम को सेंड करेगा कि ये कस्टमर का बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा, ये इसका पता है, इसका पिन कोड है, जो भी आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया गया होगा, उस जगह के टावर पर जाकर वो काम करेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि वो कंप्लेन दर्ज होती है, उसके बाद वो जाकर टेक्निकल बंदा जो भी होगा वो नेटवर्क की समस्या कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, वो जाके ठीक कर देगा। तो ब्लेंडेड का बस इतना ही काम होता है कि इनबाउंड से कॉल आया हो इनबाउंड में या आउटबाउंड से कॉल गया हो कस्टमर को, प्रॉब्लम और कस्टमर का है तो कहीं से भी इनबाउंड हो या आउटबाउंड हो वहाँ से वो डेटा लेकर ब्लेंडेड को देगा और ब्लेंडेड उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाएगा। यही ब्लेंडेड का काम होता है। तो ये तीसरा प्रोसेस है जिसको हम बैक ऑफिस के भी नाम से जानते हैं। तो ये रहे 3 प्रोसेस। तो अभी तक आपने देखा कि बीपीओ क्या होती है वो मैंने आपको बताया, बीपीओ कितने प्रकार की होती है वो हमने बताया आपको, और बीपीओ में कितने तरह के प्रोसेस होते हैं ये हमने आपको बता दिया। 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं और तीनों मैंने बता दिया, इनबाउंड, आउटबाउंड और ब्लेंडेड। ये है बीपीओ का डेफिनेशन और बीपीओ के बारे में जानकारी। अब इसी के अंतर्गत एक बहुत ही मेजर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अभी तक जितना चीज़ें हमने की, अगर ओवरऑल देखा होगा, जितनी भी वीडियोस मैंने आपको बात की है सारी कस्टमर से रिलेटेड है। सारे में कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की रिलेटेड सर्विस, कस्टमर से रिलेटेड उसके नीड, ये सारी चीज़ों की बात की। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नाम से ही लगता है कि ग्राहक, रिलेशनशिप मतलब संबंध, और मैनेजमेंट मतलब रख रखाव, ये इसी से रिलेटेड ये टॉपिक होगी। तो मैं इस पे अब चर्चा करूँगा।